सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में बता दूं कि आपके अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर आते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन इसका लॉन्ग आंसर में फिक्स मानिए आप, ये पक्का आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर इजी होगा तो उसमें इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म और इसका एल्गोरिथम पूछा जा सकता है, और अगर न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो इससे आपका जो मैक्सिमाइजेशन केस या मिनिमाइजेशन केस, उससे एक न्यूमेरिकल इससे आने की 90% चांसेस रहते हैं। 90% चांसेस कि इससे आपका एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले अगर इसका थ्योरेटिकल फॉर्म आता है तो आपको इसको कैसे लिखना है वो देख लीजिए कि थ्योरेटिकल फॉर्म में आप आएगा तो इसके एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम में स्टेप्स करने हैं। वो स्टेप्स ऐसे हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, आपको न्यूमेरिकल भी उसी स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करना है। देखिए इसकी कुछ डेफिनेशन देख लीजिए या इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। सिंप्लेक्स मेथड इज एन इटरेटिव प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एलपीपी। इटरेटिव प्रोसीजर का मतलब ये एक टैबुलर फॉर्म होता है। इटरेटिव का मतलब कि आपको से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, उसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर दिस मेथड प्रोवाइड्स एन एल्गोरिथम which consists of moving from one vertex of the region of the feasible solution to another in such a manner that the value of the objective function at the succeeding vertex is less or more as the case may be than at the previous vertex। हमने अभी क्या था कि जो ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे और एक फीजिबल रीजन निकालते थे। फीजिबल रीजन में क्या होता था, हम कुछ शेडेड एरिया देखते थे और वहां पर कुछ वर्टेक्स जो पॉइंट होते थे हम उनको कैलकुलेट करते थे। तो ऐसे ही जो पॉइंट वहां पर आप ग्राफिकल से निकालते थे वो यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर कई इटरेशन टेबल बनेगी, उन टेबल्स के जरिए हम यहाँ पर वैल्यूज आएंगे। लेकिन उन वैल्यू को मानी हमें तो यहाँ पर केवल फाइनल सोल्यूशन चाहिए, हमें फाइनल सोल्यूशन चाहिए। तो वहां पर जो वर्टेक्स की वैल्यूज होती थी ना, यहाँ पर जो हम इटरेशन टेबल में निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी वो होंगी, लेकिन हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड एंड सिंस द नंबर ऑफ वर्टेक्स इज फाइनाइट, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्टेक्स जो है लिमिटेड होते हैं, द मेथड लीड्स टू एन ऑप्टिमल वर्टेक्स इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स और इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। तो आप जो है जो फाइनाइट हमारे पास स्टेप्स या पोजीशंस हैं उसमें से हमें क्या करना है, हम उसमें से उस सॉल्यूशन को निकालना है जो हमारा केस होगा। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या बताया था, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो केस होते हैं, या तो मिनिमाइजेशन का या तो अभी प्लीज माइक बंद कर दीजिए आप ना, अभी माइक बंद कर दीजिए आप। तो हमारे पास मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन का केस होगा, वो अब उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। देखिए डेफिनेशंस कैसे इसको लिखते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में सिंप्लेक्स मेथड की एल्गोरिथम आ गई है तो केवल आप उसके स्टेप्स ही नहीं लिखेंगे, उसके केवल स्टेप ही नहीं लिखेंगे, उसकी डेफिनेशंस, उसके सिंबल्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं वो सारी सब कुछ चीजें लिखेंगे आप लॉन्ग क्वेश्चन में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला लेट एक्स बी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द एलपीवी। मान लीजिए कि एक्स बी आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अब मैं यहाँ पर आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, उसमें से आपको सारा सब कुछ क्लियर करके भी बताता जाऊंगा, ठीक है ना। हमारे पास मैक्स जेड, हमने यहाँ पर जो मैक्स जेड लिया है, जरूरी नहीं कि मैक्स जेड ही हो, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मैक्स भी हो सकता है और मिन भी हो सकता है। ये मैक्स और मिन दोनों हो सकता है, मिन का मतलब मिनिमम और मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो हमने बताया था कि ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो जो हमने यहाँ पर लिखा है जेड इक्वल टू सी एक्स, जेड इक्वल टू सी एक्स, तो ये हमारे पास एक क्या हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हमने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर हमें इसको पूरा डिटेल में लिखना हो
तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो हम इसको लिखेंगे मैक्स z इक्वल टू, और हम इसको लिखेंगे c1 x1 प्लस c2 x2, ठीक, प्लस डॉट डॉट करके हम ऐसे इसको आगे तक कर देंगे, कहां तक, सी एन एक्स तक, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर हम सी और एक्स एन, हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। ये जो मैक्स फंक्शन हमने जिसको शॉर्ट में लिखा है, हमने उसको इस तरह से मैक्स जेड इक्वल टू क्या है, सी एक्स, हमने ये इस तरह से इसको ये लिख रखा है, ठीक। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला फॉर्म है वो आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स। हमारे पास आता है सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड में पढ़ा है। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उन रिसोर्सेज को उस लिमिट के अंदर हमें इस्तेमाल करना होता है, जिनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन या सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स। इनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस या सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट, मतलब कि हमें उस बाउंड्री लाइन के अंदर ही रह करके काम करना है। तो हम उसको कैसे यहाँ पर लिखा है, ए एक्स इक्वल टू बी। हमारे पास जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट है ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक। अब जब हमें इसको अपने एक्सप्लोर करके लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे ऐसे a11 x1 प्लस a12 x2 और प्लस डॉट डॉट कर देंगे हम ऐसे, प्लस लिखेंगे यहाँ पर a1n और xn, हमने ये लिख दिया। और एक सिंबल बना दें लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर जो हमने लेस देन इक्वल टू बनाया है और करके हम लिख देते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, या यहाँ पर और भी हो सकता है और इक्वल टू। इन तीनों में से कोई भी एक सिंबल होगा। और क्या आएगा, b1, ये इस तरह से देंगे। ऐसे ही सिमिलर हमारे पास यहाँ पर आएगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट करके डॉट डॉट, और यहां पर आ जाएगा प्लस a2 xn, a2xn, ठीक। फिर यही तीनों सिंबल लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक। क्या आ जाएगा, b2 और ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए हम चले जाएंगे कहां तक, m तक। हम कहां तक आएंगे, m तक, ठीक। तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। जो हमारे पास ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, ये हम जब एक्सप्लोर करेंगे तो इस तरह से हमारे आ जाएंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं। सभी x जितने भी हैं, चाहे x वेरिएबल, यहाँ पर x का मतलब सारे वेरिएबल वो या जीरो से बड़े होंगे, वो सभी जो है आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, मतलब कि x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं होगी, कोई भी वैल्यू x की नेगेटिव नहीं होगी, ठीक। नाउ सच दैट इट सेटिस्फाई, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा कौन सी, एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी, बी इनवर्स कैपिटल बी इनवर्स इंटू बी, जहां पर कैपिटल की बी क्या है, वेयर बी इज द बेसिस मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स के जरिए जो हमने फॉर्म की है। अभी नीचे हम देखते हैं इसको। और द वेक्टर सी बी क्या है, ये कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल है। ये सी बी क्या है हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ठीक है ना। इक्वल टू ये क्या क्या हो सकते हैं, CB1 CB2 CB3 डॉट डॉट अप टू CBM तक, वेयर CBJ आर कंपोनेंट्स ऑफ C एसोसिएटेड विद द बेसिक वेरिएबल इज कॉल्ड
कॉस्ट वेक्टर एसोसिएटेड विद द बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन एक्स बी। ये क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमारे पास, एक सेकंड, हेलो, ठीक 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 ठीक। हमारे पास जो ये बेसिक वेरिएबल हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होता है वहां पर इनका इम्पैक्ट नहीं होता है, वहां पर इनका इम्पैक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। अभी हम जब ऐड करेंगे सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स में और यहाँ पर, तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक्स बी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द एलपी, मान लीजिए कि एक्स बी एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो आपके पास कंडीशन कौन सी आएगी, मैक्स जेड इक्वल टू सी एक्स, जहां पर ए एक्स बराबर होगा बी और सभी एक्स ग्रेटर देन होंगे 0। हम अभी इसको एक टेबल में निकाल करके दिखाते हैं कि कौन कौन हमें कैसे रखना है। लेट सी बी द कॉस्ट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एक्स बी फॉर ईच कॉलम वेक्टर ए जे इन ए वन विच इज नॉट ए कॉलम वेक्टर ऑफ बी, ठीक। ये आपके पास पूरा फॉर्म आ रहा है। अब मैं इसको यहां पर एक टेबल में दिखाता हूं। देखिए जेड बराबर, जो हमारे पास ये सारा लिखा है, जेड बराबर कैसे निकालेंगे, देन नंबर जेड जे इक्वल टू, जो नंबर जेड होगा कैसे निकालेंगे, ए आई जे इनटू सी बी आई, जहां पर आई वैल्यू 1 से अंतर हो सकती है, इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन करस्पॉन्डिंग टू ए जे एंड द नंबर ऑफ जेड जे माइनस सी, ये हम टेबल में वैल्यू डालेंगे, जेड जे माइनस सी जे इज कॉल्ड द नेट इवैल्यूएशन करस्पॉन्डिंग टू जेड। मैं यहां पर पहले तो एक टेबल देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये एक टेबल दी हुई है, स्टेप नंबर 4 में आप एक टेबल देख रहे हैं, स्टेप नंबर 4 में एक टेबल देख रहे हैं। हम लोगों को यही एक टेबल फ्रेम करनी है, और ये क्या है, ये हमारे पास जो सिंप्लेक्स मेथड है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये एक जो सिंप्लेक्स मेथड है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब टेबल में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अभी हो सकेगा तो हम इसको अलग से भी बता सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए जो आपने अब पूरा नीचे दिया है, जो उसके जरिए हम निकालते हैं क्या, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सबसे पहले किस तरह से, 0,0 पुट करके, 0,0 पुट करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है तो उसमें हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। हमने पीछे बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो जो भी हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन आते थे उसमें से हमारे पास 0,0 सभी में होता था। जब हम ग्राफिकल मेथड अगर सॉल्व हो तो हम एक बार x1 0 रखते थे, एक बार x2 0 रखते थे, तो हमारे पास जो अदर वैल्यूज होती थी वो आ जाती थी। तो मतलब कि 0,0 हमेशा लाई करेगा, तो हमारा जो इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन है वो 0,0 आ जाएगा। उससे एक चीज और होती है, उससे एक चीज और ये होगी कि आपकी जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स के कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट के कंडीशंस हैं वो आपके सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितने, दो प्रकार के, एक मैक्सिमाइजेशन का, एक मिनिमाइजेशन का, दो केस होते हैं। लेकिन जब आप सिंपलेक्स मेथड सॉल्व करेंगे और आपके पास अगर मिनिमाइजेशन का केस आता है, के पास मिनिमाइज मैक्स जेड, तो मैं अब यहाँ पर इसको दे देता हूँ एक अलग तरीके से, ये मैं यहाँ पर मैक्स जेड की जगह कर देता हूँ मिन जेड। अगर आपके पास इस तरह का है, अगर आपके पास इस तरह का
सिंपलेक्स मेथड का फॉर्मेट आता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे, आप जो है इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, आपने यहां पर min z का फंक्शन दिया हुआ है, यहां पर कर देंगे माइनस, यहां पर मैक्स max, और क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे माइनस, इसके अंदर माइनस और z, ये मैक्स, z को आप माइनस z में कन्वर्ट कर देंगे, z को आप माइनस z में कन्वर्ट कर, आप यहां पर चाहें तो माइनस लगा सकते, वो पूरा क्या हो जाएगा माइनस, और विद इन द ब्रैकेट, विद इन द ब्रैकेट ये आपके आ जाएंगे क्या, c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट 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 करके cnxn तक, ये आपके इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक, तो आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, ये आपका बन जाएगा, जो आपका ब्लैक कलर में, जो ब्लैक कलर में है, आपका जो मिनिमाइजेशन का फंक्शन होगा वो आपको मैक्सिमाइजेशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब जब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, क्या, हाँ एक चीज, अगर मैक्सिमाइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपका फंक्शन ऑलरेडी मैक्सिमाइज दिया हुआ है तो आपका करेंगे। आपके पास जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, क्या, B1 B2 B3, मैंने अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा था, ये वाले B1 B2, इस तरह से जितने भी आपके पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट होंगे उनमें से आपको क्या देखना है कि क्या कोई भी B1 B2 B3 की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, उनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है, मान लीजिए यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू माइनस 18, मान लीजिए ये लिखा है। तो यहां पर जो आपका ये B1 है, मान लीजिए B की वैल्यू है BI, अब इस BI की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे, आपको इसमें दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अब यहां पर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इनइक्वालिटी। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5x1, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस का 3x2। अब जो ये सिंबल लिखा है लेस देन इक्वल टू, ये जो इनइक्वालिटी लगी है लेस देन, ये पलट जाएगी, वो हो जाएगा +18, इस तरह से। तो आपका क्या है, ये जब बी आई की वैल्यू आपको इस तरह से ये नेगेटिव में, तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या लिखा, चेक वेदर ऑल बी आई आर पॉजिटिव, इफ एनी वन ऑफ बी आई इज नेगेटिव देन मल्टीप्लाई द इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट बाय -1 सो एज टू गेट ऑल बी आई टू बी पॉजिटिव। अगर आपके पास कोई भी बी आई नेगेटिव है तो आपको उसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस कांस्टेंट को, और उस बी आई को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्लैग एंड सरप्लस वेरिएबल्स। अगर आपको याद हो
तो मैं जब लीनियर प्रोग्रामिंग बता रहा था तो उसमें मैंने एक टेबल बताई थी, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स इनटू इक्वेशन। अब जब ये आप सब कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इनइक्वालिटी कंडीशन है, जो लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, ये इनइक्वालिटी कंडीशन है। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को ऐड करना होगा। जब आपके पास ये वाला सिंबल हो, कौन सा, लेस देन इक्वल टू का, जो लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो, तो उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल कौन सा, S1, आप जो है S1 ऐड करेंगे, ठीक। और इसके बाद अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन है, अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन है, तो आप क्या ऐड करेंगे, सरप्लस वेरिएबल करेंगे। इस माइनस को मैं यहां पर हटा देता हूं। अब मेरे पास, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव कांस्टेंट है, मेरे पास यहां पर एक सब्जेक्टिव कांस्टेंट है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे हम, 5x1 प्लस 3x2, और यहां पर लेस देन इक्वल टू का सिंबल हम हटा देंगे, लेस देन इक्वल टू का सिंबल हटा देंगे, यहां पर करेंगे प्लस S1, प्लस S1 और इनइक्वलिटी वाला सिंबल हटा करके इक्वल टू कर देंगे, और आ जाएगा 80। हमारे पास ये स्लैक वेरिएबल ऐड हो गया, ये स्लैक वेरिएबल ऐड हो गया जब इस तरह की कंडीशन हो, ठीक। अब अगर हमारे पास यही कंडीशन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कैसे, मान लीजिए कि अब इस इक्वेशन में आपके पास जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन, ये प्लस वेरिएबल कैसे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा 5x1 प्लस 3x2। अब यहां से देखिए ये ग्रेटर देन हटेगा, यहां पर जुड़ेगा प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस S1, ठीक, और प्लस A1 और इक्वल टू 18। जब आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो, तो आपके पास एक सरप्लस वेरिएबल और उसके साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, और जो इनइक्वालिटी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन में, वो आपकी इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन में। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब और समझ में आएगी, लेकिन इस सारे स्टेप याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है। अगले, जब हमने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जोड़ दिया, अब क्या करना है, ऑब्टेन एन इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी एंड पुट इट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सिंप्लेक्स टेबल, फॉर्म द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल एज गिवन बिलो। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, अब आपको सिंप्लेक्स टेबल बनानी है, आपको सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। तो देखिए सिंप्लेक्स टेबल में आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको लिखनी है Cj की वैल्यू, Cj, ये Cj क्या है, C1 C2 C3, ये आप सबसे ऊपर लिखेंगे, ठीक। ये कहां से आएंगी, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो आपके पास ये लिखे हुए हैं C1 C2 C3 डॉट डॉट अप टू Cn तक, मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं और बेसिक वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट हैं। यहाँ पर देखिए जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो डिसीजन वेरिएबल्स और बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट हैं, कौन से, C1 C2 C3, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर वाले ये कोफिशिएंट लिखने के बाद आप भूल जाइए, यहां से आइए CB, CB क्या है, CB हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
यहाँ पर CB क्या है, CB है आपका कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव। कैसे, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है दैट इज 7x1 प्लस 8x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आपके पास ये वाले स्लैक और सरप्लस वेरिएबल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड होगा 0 के ऐड साथ, 0s1, ये आपका स्लैक वेरिएबल यहाँ पर ऐड होगा, स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। तो जो यहाँ पर ये S1 का कोफिशिएंट क्या है, 0, S1 का कोफिशिएंट 0 है, तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर C1 C2 C3 है, फिर ये S1 के देखिए, S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट 0, ऐसे जितने भी S1 S2 होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनके कोफिशिएंट 0 के साथ हम यहाँ पर रखेंगे। याद रखिएगा, ये केवल स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की कंडीशन में है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कंडीशन में हम एक वैल्यू जोड़ते हैं, वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस कोफिशिएंट के साथ में, ठीक है ना। अब तो ये हमारे पास जो यहां पर आएंगे CB1 CB2 मतलब कि S1 S2, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 S2 के कोफिशिएंट 0 0 0 यहां पर आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं SB, SB का मतलब है स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम जब इसको ऐड करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ये हमारे कहलाते हैं बेसिक वेरिएबल। जो स्लैक वेरिएबल हैं वो हमारे हैं बेसिक वेरिएबल। तो जितने भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट होंगे उतने ही स्लैक या सरप्लस जुड़ेंगे। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा रख देते हैं S1 S2 S3 जितने भी होंगे सब्जेक्टिव कांस्टेंट, हम यहाँ पर केवल S1 S2 S3 ही रखेंगे। XB क्या है, XB है हमारे पास वो वैल्यूज जो हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स के राइट साइड में है, सब्जेक्टिव कांस्टेंट के राइट साइड में। यहां पर देखिए हमारे पास ये सब्जेक्टिव कांस्टेंट था, इसके राइट साइड में वैल्यू कितनी है 18। ऐसे ही जितने भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज यहां पर आएगी। जैसे यहां पर B1 की जगह 18 दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट होगा तो उसकी मान लीजिए कुछ वैल्यू यहां पर, ऐसे तीसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हम रखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर x1 x2 x3 ये लिखे हुए, तो ये क्या है, ये हमारे पास वो सारे वेरिएबल्स हैं जो पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट में इस्तेमाल हुए हैं। जितने भी x1 x2 x3 x4 जितने भी याद इस्तेमाल हुए हैं, S1 S2 S3 ये सारे के सारे, और उनके कोफिशिएंट कहाँ लिखेंगे हम, कहाँ से, जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स है वहां से। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट कितना 5, x2 का कोफिशिएंट कितना 3, S1 का कोफिशिएंट कितना 1, S2 का कोफिशिएंट है नहीं तो 0। अब अगर हमको ऐसे रखना है तो यहाँ पर रखेंगे x1 का कोफिशिएंट 5, x2 का कोफिशिएंट 3, S1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, S2 है नहीं तो 0। इस तरह से हम सब्जेक्टिव कांस्टेंट से ये सारे कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक। इस तरह से ये हमारी पहली टेबल तैयार हो जाएगी, इस तरह से हमारी पहली टेबल तैयार हो जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, कंप्यूट द नेट इवैल्यूएशन ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ। ZJ कैसे निकालेंगे, ZJ आएगा हमारे पास की कॉलम से, की, और ZJ कैसे हुआ, हमारे पास ये जो वैल्यू होती है CB, तो CB1 इंटू, यहां से देखिए ये A11, यहां से देख लीजिए CB1 इंटू B1 प्लस CB2 इंटू B2, जितना भी आएगा हम यहाँ नीचे रख देंगे, ठीक। ऐसे ही CB1 इंटू A11 फिर CB2 इंटू A21, इस तरह से इनको हम ऐड करके सारी वैल्यूज हम यहाँ पर नीचे रख देंगे। अब हमें ये देखना है कि जो ZJ माइनस CJ, मतलब कि हमने ZJ की वैल्यू निकाल ली, कैसे, इनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके, ठीक। अब हमें क्या करना है, उसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये देखें, यूज द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द LPP, ये सारी एल्गोरिथम के स्टेप्स मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं। इसके
ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है, z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। फिर हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। फिर x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2। हमारे पास ये सब्जेक्टिव कांस्टेंट आ गए। ठीक, अब हम क्या करें, इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें स्लैक या सरप्लस, क्योंकि हमारे पास देखिए पहला स्टेप क्या, मैक्स का फंक्शन है, तो इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा मैक्सिमम। हमारे पास क्या, सरप्लस या स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं। दूसरा हमें सरप्लस या स्लैक वेरिएबल हमें ऐड करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको इसको मिनिमाइजेशन का केस है चेक करना है। अगर मिनिमाइजेशन का केस होता तो हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मिनिमाइजेशन का केस नहीं है, छोड़ दिया। दूसरा, सभी बी आई की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, तो हम अपने सब्जेक्टिव कांस्टेंट चेक करते हैं और उसमें देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट सभी पॉजिटिव हैं। तो देखिए 4 2 बिल्कुल 2 हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसके आगे करना है। आगे क्या है, तीसरा स्टेप, वी इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी। तो हम यहाँ पर अगला तीसरा स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं, देखिए पहला सब्जेक्ट कांस्टेंट x1 प्लस x2, हमने यहाँ पर पहला स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया। मैंने क्या बताया था, जब लेस देन इक्वल टू की कंडीशन हो तब हम स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन हो तो फिर हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है, तो हमने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल s1 ऐड कर दिया। दूसरे में हमने स्लैक वेरिएबल s2 ऐड कर दिया। ठीक, अब हमने, हमारे पास दो ही सब्जेक्टिव कांस्टेंट थे, हमने दोनों में ऐड कर दिए। ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट क्या है, x1 x2 s1 s2, इन सभी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए याद। और जो भी रेशियो हम भी लेंगे वो रेशियो भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए या अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, कैसे, हमारे पास x1 x2 s1 s2 जितने भी ये हैं उन सबके हम यहाँ पर वेरिएबल लिख देते हैं। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, x1 है, x2 है, s1 है, s2 है। ठीक, हमने यहाँ पर सारे वेरिएबल लिख दिए, x1 x2 s1 s2। फिर इनके कॉफिशिएंट कहाँ से, सब्जेक्टिव कांस्टेंट से। पहले में देखिए x1 का कॉफिशिएंट 1, x2 का कॉफिशिएंट 1, s1 का कॉफिशिएंट 1, s2 है नहीं तो s2 का कॉफिशिएंट 0। नीचे वाले में देखिए x1 का कॉफिशिएंट 1, x2 का कॉफिशिएंट -1, नीचे वाले में s1 नहीं है तो s1 का कॉफिशिएंट 0, s2 कॉफिशिएंट 1, ये लिख दिया 1। अब फिर यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स थे उनको मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह से लिख देते हैं, कैसे, x1 x2 s1 और s2, और इक्वल टू करके हम क्या लिख देंगे, जो हमारे पास b1 b2 थे, b1 b2 थे, b1 की जगह 4, b2 की जगह 2। ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम इस तरह, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाता है। जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसको टेबल में बनाना है, हमें इसको टेबल में बनाना है। देखो पहला सी बी, तब सीजे देखिए, सीजे हमारे पास वो वैल्यूज हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं उनके कॉफिशिएंट 3 2 0 0। ठीक, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने यहाँ पर पहला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था s1, s1 को 0 कॉफिशिएंट के साथ हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, दूसरा कॉफिशिएंट था दूसरे सब्जेक्टिव कांस्टेंट में s2, तो हमने यहाँ पर s2 को क्या किया, 0 कॉफिशिएंट के साथ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, किसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसके देखिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशिएंट कौन से हैं, c1 c2 c3 c4, 4 हैं। यहाँ पर c1 कितना है 3, x1 का कॉफिशिएंट, c2 कितना है 2, c2 का कॉफिशिएंट, c3 कितना है 0, s1 का कॉफिशिएंट, c4 कितना है 0, s2 का कॉफिशिएंट। अब यहाँ पर हम देखिए नीचे आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास cj है, ये देखिए cj, x1 का कॉफिशिएंट 0, x2 का कॉफिशिएंट 2,
S1 का कोफिशिएंट 0 और S2 का कोफिशिएंट 0। ये देखिए x1 ये है इसके ऊपर, x2 ये इसके ऊपर, ये S1 ये इसके ऊपर और ये S2 ये इसके ऊपर। ठीक, ये हमने रख दिया। अगला हमें क्या करना है, अब स्टेप देखिए। अगला स्टेप है हमारे पास क्या, ये हमें रखना है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो CB1 है। ये कहाँ के हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 S2 के कोफिशिएंट है, S1 S2 के कोफिशिएंट है। तो देखिए हमारे पास S1 का कोफिशिएंट कितना था, 0 और S2 का कोफिशिएंट 0। कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। देखिए जरा, ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, S1 का कोफिशिएंट 0 और S2 का कोफिशिएंट भी 0। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पर रखी। ये हमारे पास क्या है, बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट। और हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, S1 और S2, S1 और S2। तो S1 और S2 हमने ये यहाँ पर रख दिए। जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल हैं, जो हमने ऐड किए हैं स्लैक वेरिएबल, उनको बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। वो हमने यहाँ पर B यहाँ पर रख दिया, और उनके कोफिशिएंट कहाँ से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमने ये यहाँ पर रख दिया CB। ठीक, ये चीज हो गई। अब आगे आते हैं XB। XB क्या है, XB है आपकी वो वैल्यू जो आपके सब्जेक्टिव कांस्टेंट में राइट हैंड साइड में है। आपके सब्जेक्टिव कांस्टेंट में राइट हैंड से जो वैल्यू है वो कहलाती है XB। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है ये, आपके पास कितने, दो सब्जेक्टिव कांस्टेंट हैं, x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4, x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू 2। तो आपके राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू है, 2। तो XB की वैल्यू, XB1 की वैल्यू हो गई 4 और XB2 की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पर देखिए हमने टेबल रख दिया है। याद रखिए ये टेबल बहुत अच्छे ध्यान से बनानी है, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ वहाँ गड़बड़ हो गई तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा फिर। तो ये XB1 की वैल्यू हो गई 4 और XB2 की वैल्यू हो गई 2। अब जो यहां से देखना है x1, x2, s1 और s2, हमें वो क्या देखना है, सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स में। सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स में क्या, हम हर इक्वेशन, जो इक्वेशन दिए हुए उनके कोफिशिएंट, पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है उसमें x1, x2, s1, s2 के कोफिशिएंट देखना है। तो हम जाते हैं पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट। तो हमारे पास पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4। हमें क्या देखना है, x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, s1 का कोफिशिएंट और s2 का कोफिशिएंट। x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 1, s1 का कोफिशिएंट 1, s2 का कोफिशिएंट, s2 यहाँ पर है नहीं तो 0। यहाँ पर देखिए जो ये वाला फॉर्म है ना, ये वाला हमें रखना है टेबल में। यहाँ पर देखिए हमने x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 1, s1 का कोफिशिएंट 1, s2 का कोफिशिएंट था नहीं तो 0। सिमिलरली दूसरे वाले में भी ऐसे देखेंगे, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट -1, s1 था नहीं दूसरे वाले कोफिशिएंट में तो 0, s2 का कोफिशिएंट s2 केवल अकेले था तो 1। ये हमने इस तरह से टेबल बना ली, हमने ये टेबल बना ली। अब इसके बाद जो पांचवा स्टेप था वो कह रहा था कंप्यूट द नेट इवैल्यूएशन ZJ माइनस CJ। तो ZJ की वैल्यू कैसे निकलेगी, ZJ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हम ZJ निकालेंगे। देखिएगा टेबल से आते हैं, ये रही हमारे पास टेबल, जो ये वैल्यू है CB की और इसके साथ XB, ये 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, तो कितना आएगा 0। यहां पर देखिए 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक, ऐसे ही अगले वाले कॉलम में, जो अगला वाला कॉलम क्या है, ये वाला x1 वाला, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 0। फिर अगले वाले में 0 इंटू 1, 0 इंटू -1, तो इसमें भी 0। फिर s1 वाले कॉलम में 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो इसमें भी 0। फिर s2 वाले कॉलम में 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 0। तो चूंकि हमारे पास CB की वैल्यू 0 है तो हमारे पास सभी वैल्यूज 0 0 आ जाएंगी। अब आगे देखिए, हमारे पास हमने ये निकाल लिया। याद रखिए कि अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक, आज हम ये सिंपली मेथड का पूरा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं
इसके बाद फिर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन केस के 2 न्यूमेरिकल बताएंगे, एक मैक्सिमाइजेशन केस का होगा और एक मिनिमाइजेशन केस का होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हमें निकालना है Zj माइनस Cj, Zj माइनस Cj। तो Zj की वैल्यू तो आ गई है, ये है 0 0 0 0 और 0। Cj कहाँ है, ये रखी है 3 2 0 0। तो Zj मतलब कि 0 माइनस Cj 3, उसके करस्पॉन्डिंग, तो 0 माइनस 3 माइनस 3, फिर 0 माइनस 0, ये आपका 0। ठीक, तो ये आपके आ गए कितने सारे Zj माइनस Cj। ठीक, तो अब ये हमारे पास Zj माइनस Cj की वैल्यूज आ गई। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, बस 5 मिनट तैयार हो रहा हूँ। हमारे पास ये Zj, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो सबसे मोस्ट नेगेटिव है, जो सबसे मोस्ट नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव क्या है -3, उसके सामने का वेरिएबल होगा हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल। इसमें जो सबसे सामने का है हमारे पास वो है एंटरिंग वेरिएबल, तो इसमें सबसे सामने क्या है x1। ठीक, ये हो गया हमारे पास x1 एंटरिंग वेरिएबल। इसके बाद जो ये कॉलम है पूरा, ये कॉलम पूरा कहलाएगा आपका की कॉलम, की कॉलम, या इसी को कहीं कहीं बोलते हैं पाइवोट कॉलम, पाइवोट कॉलम या की कॉलम। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये XB की वैल्यू है, जो XB की वैल्यू है 4 और 2, इससे हम क्या करेंगे, जो की कॉलम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उनसे डिवाइड कर देंगे, उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखिए मिनिमम ऑफ XB अपॉन X1, तो 4 अपॉन 1 2 अपॉन 1, और इस ये जो हमने मिनिमम रेशियो निकाला है, जिसमें से सबसे कम रेशियो होगा, कम रेशियो किसमें 2 में, तो उसके सामने वाला, उसके सामने वाली जो रो है वो कौन सी रो हो जाएगी, हमारे पास कहलाएगी की रो या की पाइवोट रो, पाइवोट रो या की रो। ठीक, और जहां दोनों का इंटरसेक्शन होगा, किसका, की रो का और की कॉलम का, ये 1 पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो कहलाएगा हमारे पास की एलिमेंट, की एलिमेंट। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बने, Zj माइनस Cj निकाला, इफ ऑल Zj माइनस Cj आर ग्रेटर देन 0 देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलर एक्सिबिशन अर्थ। अगर सभी Zj माइनस Cj की वैल्यू पॉजिटिव या 0 के बराबर है, पॉजिटिव या 0 से बराबर है, तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन वहीं से खत्म। अगर उनमें से कोई भी नेगेटिव है, ये यहाँ पर नेगेटिव साइन है, लेस देन का साइन है, अगर उनमें से कोई एक भी नेगेटिव है तो आपको आगे जाना है। ठीक, आगे जाएंगे तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है टू फाइंड द एंटरिंग वेरिएबल और की कॉलम। हमने एंटरिंग वेरिएबल बताया कैसे निकलेगा, जिसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा उस कॉलम का। की कॉलम क्या है, जहां पर की रो और की कॉलम आपको इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपका की एलिमेंट हो जाएगा। की रो निकाल लिया हमने, की कॉलम निकाल लिया। अब क्या देखना है, अब हम जाएंगे अगले उसमें टू फाइंड द लिविंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल क्या है, जो हमारे पास जो हमने निकाला था की रो, देखिए की रो हमारे पास कौन था, ये वाला था। तो लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा, जो इस 2 मिनिमम रेशियो था, तो इसके सामने का वेरिएबल S2, ये S2 ये होगा आपका लिविंग वेरिएबल, ये है आपका लिविंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल क्या था, जो की कॉलम में था वो एंटरिंग वेरिएबल था, और जो की रो में है उसके सामने जो वेरिएबल है वो है आपका लिविंग वेरिएबल। ठीक, आपने लिविंग वेरिएबल निकाल लिया। इसके बाद आगे क्या करना है, फॉर्म ए न्यू बेसिस बाय ड्रॉपिंग द लिविंग वेरिएबल एंड इंट्रोड्यूसिंग द एंटरिंग वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, जब अगली टेबल बनाएंगे तो जहां पर लिविंग वेरिएबल था वहां पर एंटरिंग वेरिएबल को लिख लेंगे, मतलब कि S2 था, S2 को हटा करके क्या लिखेंगे, x1 लिख देंगे। ठीक, और जो पूरी हमारे पास की रो थी, जो की रो थी उसको क्या करेंगे, हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 2 ये वाली की रो थी, इसमें किससे हम डिवाइड करेंगे, 1 से, तो 2 by 1 1 by 1
-1/1, 0/1, 1/1। इससे हमारे पास ये की ऐड कर देंगे। ठीक, इसके बाद जो बाकी की बची हुई रो होंगी, जैसे यहाँ पर S1 वाली है, S1 के अलावा अगर और भी कोई जो होती तो उसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करके उसको हम चेंज कर देते। कौन सा फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है ये, क्या? न्यू एलिमेंट वहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम उसमें नई सारी वैल्यूज रख देंगे। इसके बाद फिर अगेन कहां पर जाएंगे? स्टेप 5 में। स्टेप 5 क्या? फिर वही जेड माइनस सीजे चेक करेंगे, जेड निकालेंगे और फिर उसके बाद जेड माइनस सीजे निकालेंगे। क्या देखेंगे कि क्या सारी वैल्यूज पॉजिटिव या जीरो से बड़ी हैं? अगर हैं तो ठीक है, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हम उसमें फिर से यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। हम ये प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे पास सभी जेड माइनस सीजे की वैल्यू पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो ना आ जाए। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंप्लेक्स एल्गोरिथम और इसका पूरा इंट्रोडक्शन कि आपका इसमें क्या क्या कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नाउ एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम। यहां पर सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। मंदसा आपने नाम नहीं लिखा? लिखा है, लिखा है, लिखा, ठीक 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 लिखा है। ठीक, ओके। So thank you to all of you. It's over today's class. See you tomorrow with simplex method and its problem.